आ गया। देखिए, वाइमर एम्पायर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वाइमर एम्पायर का, वाइमर साम्राज्य का पूरा शासन था। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, और यूनिवर्स चैप्टर मेरे को एक और भेज। देखिए, जर्मनी उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उसमें जर्मनी में जो था वो किसका एम्पायर था? वाइमर एम्पायर था। ठीक है, मैंने बताया था बर्थ ऑफ वाइमर एम्पायर। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 20th century fought the first world war between 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the allied forces England, France and Russia. ठीक है, all joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. ध्यान से सुनते जाइएगा. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Power in November 1918. मैंने आपको कल भी समझाया था एलाइज फोर्सेस क्या है और एक्सिस पावर क्या थे। तो एलाइज पावर में आपको पता ही है इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया था। ठीक है, और एक्सिस पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हाँ टर्की था, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो अभी जर्मनी और ये एक साथ लड़ रहे थे, ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ रहे थे और जर्मनी और टर्की थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने पहले तो कुर्सी ले, पहले इसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने बेल्जियम को, इन सब, फ्रांस को भी हराया, उनके बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से एक साल पहले ही 1917 में, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी कल, अमेरिका के इंटर होने के कारण ये युद्ध जर्मनी हार गया और एलाइज फोर्सेस की ही जीत हुई। देखिए, हाँ एंट्री एक छोटा सा ही था, मतलब कि उनका योगदान आप कर सकते हैं। नहीं लिया उन्होंने, सेकंड में नहीं, सेकंड में भी नहीं लिया, सेकंड में सबसे लास्ट में हुआ। वो किसी वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको फिर से समझाऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया का जो युवराज था उसको वहां की विद्रोही सेना ने मार दिया, और जर्मनी क्योंकि ऑस्ट्रिया के युवराज का समर्थक था तो उसके समर्थन में उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया, और ये मानता था कि एलाइड फोर्सेस जो है उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, इसलिए उनके खिलाफ युद्ध हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड युवराज कैसा था, उसका मतलब उसकी थोड़ी बहुत बात है। फ्रेडनेंड करके कुछ उसका नाम था, इसमें दे नहीं रखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, पर्सनालिटी ठीक थी, युवराज था, बड़ा देश था, कोई ऐसा छोटा मोटा मतलब नहीं था। ऑस्ट्रिया अपने आप में बहुत ताकतवर माना जाता था। नहीं, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या? नहीं, प्रजा उसके बारे में ठीक थी, लेकिन उसके जो विद्रोही कुछ लोग थे ना, कुछ एक स्लाव जनजाति थी, ठीक है ना, एक एथनिक ग्रुप था, भाषाई ग्रुप, वो केवल सरकार के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि, वो चाहता था कि हम लोगों को भी अधिकार मिले, सरकार में आगे बढ़ने को मौका मिले। तो राजतंत्र जैसा होता था वैसा ही था। अब लुई 16 और जार सेकंड की बात नहीं, उस तरह की नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन वो ठीक राजा था, उसके खिलाफ कुछ, और वो भी युवराज था बेटा, वो किंग नहीं था उसमें। तो बाद में किंग ही तो बनता। जी हाँ, भावी राजा। ठीक है, अब याद रखिए 1917 में, ठीक है, 1917 में जैसे ही हार हुई जर्मनी की या एक्सिस पावर्स की, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई जो कि मैंने कल आपको बता ही दिया था, और उस ट्रीटी का नाम था वर्साइल। ठीक है, विद एलाइज वाज अ हार्श एंड humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories. याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। वाइमर रिपब्लिक वाला जो है ना, 2 पैराग्राफ शुरू का है, बिल्कुल लाइन वाइज एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है। तो सबसे पहली बात कि जर्मनी ने जितने उपनिवेश बनाए थे जर्मनी के बाहर, और जो भी एलाइज फोर्सेस थी, जैसे कि आपको ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन लोगों ने अपने आप में बांट लिया। उसके बाद जर्मनी का उससे अलग हो गया, दूसरी जगह चला गया।
उसके बाद 13% जर्मनी से का जो फ्रांस से लग्जर, ठीक है, वहां पे सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, ठीक है, वो इससे छीन गया। 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस को चला गया। पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन सब पावर dismantled, the allied powers militarized its power. The war guilt cause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered. जर्मनी की जो इतनी भारी सेना थी इसको डिसमेंटल कर दे। डिसमेंटल करना मतलब तोड़ देना, उसे हथियार ले लेना, सेना को तोड़ देना, बटालियन की बटालियन खत्म कर देना, उनको नौकरी से निकाल देना, सैनिकों को, ये सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ क्या किया गया, ये माना गया कि जो युद्ध हुआ था इसमें जितना भी नुकसान किसी को, उसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल ये जर्मनी, ठीक है। तो जितने भी देशों को जो भी युद्ध में खर्च लगा, उन सब की खर्चे की भरपाई 6 बिलियन यूरो दे करके, अब बेटा ये यूरो है या पता नहीं किसका सिंबल बना है, डोंट नो, जर्मनी का कोई करेंसी होगा, नहीं डॉलर, यूरो, पाउंड भी नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ जर्मनी की करेंसी, मुझे भी याद नहीं है क्या करेंसी ऑफ जर्मनी। बहरा है करेंसी ऑफ जर्मनी, अभी तो यूरो ही है, यूरो, और उससे पहले मार्क था, है ना, 6 बिलियन मार्क कह सकते हैं। इंडियन रुपीस में वैल्यू वो पता नहीं। द एलाइड आर्मीज also कितना पैसे उन्होंने दिया, देना पड़ा, occupied the resource rich Renderland for much of the 1920s. Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वर्साई की जो, थोड़ा और उधर के बैठना आराम से, वर्साई की जो संधि हुई, ठीक है, उसमें से ये जितने भी चीजें छीनेगी उस संधि का या उस ट्रीटी का ही कारण था, उस ट्रीटी के कारण सारा कुछ हुआ। इसके साथ साथ आप ये भी सोच लो, पूरे के पूरे जर्मनी को वहां बुला करके नेताओं को बेइज्जत किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होती, आपकी जो भी क्षेत्र सब आपसे छीन लिए गए, आपका इतना बड़ा युद्ध का हर्जाना आपको देना पड़ा। अरे युद्ध सबने लड़ा, मैं क्यों हर्जाना दूं, ये बात तो सही थी, ठीक है ना, लेकिन सही बात वही है ना कि आप चाहे कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन हमसे गंवाने के लिए ले चलिए, लेकिन पावर में तो वो है जिसके हाथ में डंडा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात। तो द इफेक्ट ऑफ द वॉर, ये जो वॉर हुआ उसका क्या इफेक्ट हुआ, the war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From the continent of creditors, Europe turned into one of the debtor. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. Sins of the old empire. पुराने साम्राज्य के जो पाप किए गए थे, उन्होंने जो गुनाह किया था, उसका भी भुक्तभोगी यही बना वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक तो अभी तुरंत बना ही था, बनते बनते इसको युद्ध में झोंक दिया गया, युद्ध किसको करना पड़ा, और जो पुराने, अब जो नई सरकार बनी उस सरकार को तो खत्म कर दिया गया। अब जो नई सरकार बनी, ठीक है ना, उसके सामने चैलेंज था कि जो भी अभी वर्साई की संधि की गई थी, इतना पैसा देना है, इतने कम रिसोर्स के साथ देश चलाना है, जैसे मैं आपको समझा, और इतना पुराना जो भी गलत काम होते सब कुछ सभी को मैं आपको समझाता हूँ। कांग्रेस के सरकार में मान लो कि देश पे है ना कर्ज ही कर्ज हो, और मोदी जी की सरकार आई, ऐसा हुआ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भाई ये सरकार, ये तो आप सरकार में हो ना, आप प्रधानमंत्री हो ना, मनमोहन सिंह से थोड़ी को पूछने जाएगा आपने क्या किया, आप प्रधानमंत्री हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको सारे कर्ज चुकाने पड़ेंगे, तो वही वाली बात होगी, वो तो ठाट से बैठा रहेगा। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics, and Democrats, became easy target to attack in the conservatives. Conservative nationalist circle. They were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see. ये डेमोक्रेट्स, वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले और सोशलिस्ट लोग जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, ठीक है, पूरे देश की जनता ये मानती थी, देश के राष्ट्रवादी
जो लोग अब इस मैंने कि जर्मनी को के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट था, जो भी वहां के लोग थे, देशभक्त लोग, उन्होंने इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल कहा। नवंबर में ये संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, तो नवंबर क्रिमिनल कहा कि इनको संबोधित किया, है ना। कहा कि तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो देश के इस अपमान के लिए और देश के इतने बड़े हार के लिए, ठीक है ना। तो उसको उस तरह से ट्रीट करते थे, बहुत ही नफरत करते थे, और पूरे कंट्री के लोगों के बीच में ये प्रचार किया गया कि ये लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं जो पहले सरकार में थे, यही लोग जिम्मेवार हैं, गुनहगार हैं हमारे देश के अपमान के लिए। अब मान लीजिए हम लोग जनता में ये फैला दें कि मोदी जी ने ऐसा किया, गलत काम किया, तो जनता तो खिलाफ हो जाएगी ना, और जनता खिलाफ होगी तो सरकार कहाँ चलेगी। तो एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था नए सरकार के लिए। लोग उस एक ऐसे आदमी को चाहते थे जो इस अपमान का बदला उनसे ले सके, ठीक है ना। सरकार तो कोई भी चला लेगा, देश तो चलता ही है, लेकिन उन्हें चाहिए था इस अपमान का बदला। पाकिस्तान आके इंडिया के हर गांव घर घर में अपनी आर्मी बैठा दे और जूते लात मारने स्टार्ट कर दे, तो हम लोग सोचेंगे ना कि कोई ऐसा आर्मी सेना हम लोग का होता है, हम लोग जान दे देते उसके लिए, जो कहता करते, लेकिन इनको भगाता, इनको मारता, इनको जान से मार देता। कोई बात थी यहाँ जर्मनी में, समझ में आ रही ना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर left a deep imprint on European society and polity, ठीक है। Soldiers came to be placed above civilians, politicians and publicists laid great stress on the need for man to be aggressive, strong and masculine. मैस्कुलिन का मतलब देखो बेटा यहाँ क्या है, अंग्रेजी में भी है ना, जो एक मेल पर्सनालिटी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है। यूरोप में पता है 1946 में सेपरोगेट मूवमेंट में जीत मिली औरतों को, तो फिर वोटिंग का राइट मिला, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर चाह रही थी पूरी जनता, पूरे यूरोप के पॉलिटिशियन में एक दौर था कि एक है ना मर्द आदमी है, मर्द मतलब कि करेजियस, ऐसा मतलब कर, ठीक है ना, साहसी आदमी आए जो एकदम बिल्कुल बदला ले और एकदम इस पूरे राजनीतिक दौर को ही बदल के रखे, ठीक है। The truth, however, was that soldiers हिटलर का उदय नहीं हुआ होता तो अभी कुछ और संभावनाएं होने हो सकता है। अगर देखो एक बात तो क्लियर है, अगर हिटलर नहीं रहता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, ठीक है ना, ये बात तो पक्की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो कहता ही था कि मेरे को दुनिया को दिखे आग में झोंकना है, वो इसीलिए करता, मेरा एक ही मोटो है, मुझे नहीं मतलब किसी से क्या है, पूरी दुनिया युद्ध में जानी चाहिए, हम सबको खत्म। लेकिन जैसे कि अगर नहीं होता तो इससे कुछ फायदे थे किसी भी देश को, सबका फायदा था। अभी 12th क्लास में पढ़ाया था आपने अगर सुना हो तो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ आपका, ठीक है ना, तो पूरा यूरोप भिखमंगा हो गया। यूरोप के पूरे देश, जितने भी देश थे, वो कर क्या रहे थे, वेपन्स बनाने के कारखाने लगाए थे, गोला बारूद बनाने के कारखाने थे उनके क्या, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, कपड़े के, बिस्किट के, ब्रेड के, मशीनों के, साइकिल के, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, हम और आप जो यूज करते हैं, एक आम आदमी यूज करता है, एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, पूरी अर्थव्यवस्था ठप थी पूरी यूरोप की, ठीक है ना। तब अमेरिका ने जितना लूटा था या जितना कमाया था उसने मदद की। अमेरिका ने पूरे यूरोप को, पूरे के पूरे यूरोप को पैसा दिया एक योजना के तहत, उस योजना का नाम था मार्शल योजना, 1948। सुनते जाइए, उसमें क्या किया इन्होंने, आर्थिक सहायता दी, ठीक है ना, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, आप फिर से अपने इंडस्ट्री लगाओ, सब कुछ करो। यूरोप ने सोचा कि अगर अमेरिका, बाद में क्या हुआ ना, इस सपोर्ट से धीरे धीरे सारे देश बढ़ने लगे, ठीक है, लेकिन यूरोप को लगा कि भाई एक देश अगर अकेले रहेंगे हम लोग, तो ये जो सरकार है, ये जो क्या कहते हैं अमेरिका है, ये अमेरिका हो सकता है कि हम लोग को जीत ले और हम लोगों पे आगे जाके अधिकार कर ले, हम लोग इसके उपनिवेश बन जाए। तो यूरोप वाले तो बड़े पहुंची हुई चीज थे सारे देश के, उन लोगों ने कहा हम यूरोपीय यूनियन बनाएंगे, ठीक है ना, यूरोपीय संघ। जितने भी यूरोप के देश थे बोले कि सारे देश अब हम लोग है ना देश ना होकर के एक संस्था बना लेते हैं। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य है ना, तो यूरोप में जितने भी देश हैं सब यूरोपीय यूनियन का एक एक स्टेट की तरह मान लीजिए। यूरोपीय यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, अपना कानून है, कॉमन करेंसी है यूरो, उनके बीच में कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, कोई किसी भी देश में आ जा सकता है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। यही तो एकता है, इसीलिए तो यूरोप आगे बढ़ा। किसी
जब तक 1945 से आज तक किसी भी यूरोप के देश का एक दूसरे से कोई लड़ाई, कोई युद्ध, कोई विवाद, कोई बाउंड्री की लड़ाई कुछ भी नहीं है आज तक। आप इतना चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए, मरने के लिए इतनी जो हम सेना आर्मी पे खर्च करते हैं, नहीं करते तो कहाँ डेवलपमेंट होता ना। चलिए बाद में बात करेंगे। देखिए तो फिर इससे अमेरिका को लॉस हुआ ये किस चीज का? अमेरिका हमेशा टॉप पे है बेटे। नहीं उस टाइम हाँ, उसकी एक स्टडी तो फेल हुई, लेकिन इसका एक फायदा ही हुआ। बेशक उन्होंने संगठन बनाया है, लेकिन अमेरिका से नाता नहीं तोड़ा। नाटो एक संगठन बनाया गया बाद में, नाटो। लेकिन अगर वो संगठन नहीं बनाया जाता, जब अमेरिका पैसे देता तो उसके तो बहुत फायदे होते। उस फायदे होते बिल्कुल। बहुत आप मजबूर हो जाते हैं ना, आप उसके कर्जदार हो जाते हैं। आप जाओगे कहाँ? नहीं, घर ही जाओगे पढ़ाई के बाद, मतलब। दे फेस्ड, देखिए आगे क्या हुआ। The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians, politicians, and ये तो आपको पता ही है. The media glorified trench life. हाँ बेटा, बिल्कुल आता है हमेशा। नहीं आता है तो बताइएगा। The truth, however, was that soldiers lived miserable life in these trenches, trapped with rats feeding on crops. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their mass reduce rapidly. Aggressive war, propaganda, and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservatives dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of inter-war Europe. ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, अगर आप लोग को पैसेज में दे दिया जाए ना, तो आप लोग के छक्के उड़ छुट जाएंगे। आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसका मतलब। इसमें बात घुमा के लिख दी गई है। आप लोग कुछ समझ भी पाए मैंने क्या बोला? ये पूरे यूरोप में प्रोपेगेंडा फैलाया गया। प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार, झूठा प्रचार, कि कितने जहरीले गैसेस फैली रहती है वहां पर। जैसे मूवी नहीं दिखाते, वहां पे हमारे आर्मी वाले जाके काम करते हैं, वहां महीनों महीनों खाने को नहीं मिलता, फिर भी बॉर्डरों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहां खेतों में से चूहे पकड़ पकड़ के खा रहे, किसी तरह कुछ भी काम चला रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, बिल्कुल परेशान हैं। समझ रहे हैं ना? ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, ताकि उस जमाने में वॉर और सेना को छोड़ के कोई बात ही नहीं होती थी पूरे यूरोप। केवल यही बात थी। समझ रहे हैं ना? एंड नेशनल, ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट तो था ही। क्या हुआ यूरोप में? देखिए, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड के वार के बाद पहले पूरे यूरोप की बात हो रही है, जर्मनी के साथ साथ। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the separatist league on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia. जैसे ही वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ और जिस तरह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हम लोग का जर्मनी का अपमान हुआ, तो बोल्शेविक की तरह ही, जैसे रशियन रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, उसी तरह से जर्मनी में एक सेपरेटिस्ट लीग की स्थापना हुई और वो लोग देश की व्यवस्था से अलग हटके सोचते थे। और मतलब देश के प्रति ईमान दिखाने और बाद में आतंककाल बना देना उसको, वो तो था ही, जैसे उसने किया था रोस्पेरी। बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। सेपरेटिस्ट लीग देख रहे हैं ना यहाँ पे? आप लोग बुक लेके क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, बैग लेके आया करिए आप लोग, कल से बैग जरूर लेके आना है, बिना बैग के नहीं आना है। दिस इज अ, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम तक बैठाना है मेरे को, आप लोगों को काम कराना है। दिस इज रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप। हर दिन है ना मैथ्स का यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है, ये साइंस का टेस्ट होगा, मैं बता दूंगा। अभी पढ़ने का 1 घंटे का टेस्ट है आप लोगों को। In many cities, the political atmosphere in Berlin was changed with demands for Soviet-style governance. बर्लिन में बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा। जनता कहने लगी कि हमको
रसिया की तरह सोशलिस्ट स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए। हमें तुम्हारा सरकार नहीं चाहिए ये डेमोक्रेसी वाला, ठीक है ना, जो तुम कर रहे हो, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बस हारने के लायक हो। जी। Those opposed to this such as the socialist, Democrats and Catholic met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veteran organization called Free Corps. ठीक है, फ्री कॉप्स नाम का, याद रखिएगा इस नाम को। वॉर वेटरन मतलब वॉर में जो लड़ाई किए थे उनकी, उन्हीं लोगों में से, सैनिकों में से एक इनकी बटालियन थी वाइमर रिपब्लिक की, जिसका नाम था फ्री कॉप्स। ठीक है, तो फ्री कॉप्स की सहायता से ये जितने लोग भी रसिया में वाइमर रिपब्लिक, सॉरी, जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक को खत्म करके सोशलिस्ट गवर्नमेंट या समाजवादी सरकार चाहते थे, ठीक है, उनके विद्रोह को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया जर्मनी। ठीक है, कम्युनिस्ट द एंग्विस सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो जब दबाया गया तो इससे जो गुस्से में आए लोग, जितने भी लोग इस विद्रोह के थे और बच गए, उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। समझ में आ रही बात आप लोग को? वाइमर रिपब्लिक पहले से था, इस शासन को, इस सरकार को लोग पसंद नहीं करते थे, यहाँ पे चाहते थे कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट आए, और इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solutions. एक सेकंड, आगे और क्लियर होगा। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely, हाँ मतलब वो जो सोशलिस्ट, ये जो सरकार बनने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनी, इसने एक तरह से आप समझ लीजिए कि हिटलर को भी रास्ता दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिटलर के लिए रास्ता तैयार किया कि वो भी आगे ऊपर है। ठीक है, हिटलर इसका नाम था, बाद में रखा गया हिटलर? नहीं, हिटलर नाम था इसका। अब हिटलर नाम अगर कोई ज्यादा वो करता है तो उसको हिटलर हिटलर क्या लग जाते हैं। नाम ही इसका हिटलर है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया। 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक संकट हुआ, ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी, चीजें इतनी महंगी थी ना कि रेडी, समझते हैं रेडी, वो जो हाथ से वो कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी, उस पे लोग नोट भर के ले जाते थे एक ब्रेड के लिए। समझ रहे हैं ना, ये सुना भी होगा आप लोगों ने। तो आप लोग नहीं कहते हैं सर जी क्या ट्रक के ट्रक पैसे छाप के फेंक दो, क्या दिक्कत है? तो वही होगा फिर, ट्रक के ट्रक है ना, 1 किलो चून लेने के लिए ना, एक टैंकर क्या कहते हैं, ट्रैक्टर भर के नोट गिरा के आना पड़ेगा आपको। फिर तो अगर तुम थोड़ा सा खेलने भी जाना ऐसे से छानते हो कि मम्मी खा ही जाइए। मम्मी खाने जाएगी, मम्मी कहेगी ये ले 2 करोड़ रुपए चून उठा के ला। पॉलिटिकल Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparation in gold. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. ठीक है, जर्मनी ने जो युद्ध लड़े थे अधिकतर लोन पे लड़े थे, और वो लोन कैसे उसने चुकाए थे? अधिकतर सोने से, जो उसके पास सोने का रिजर्व था, गोल्ड का रिजर्व था। अब यहाँ पर सोना खत्म हो गया इनका, तो आपको पता है जो ये आरबीआई करेंसी छापती है, इसके बदले में उतनी वैल्यू की वो चीजें भी अपने पास रखती है, ऐसे नहीं छाप सकते, नहीं तो वैल्यू नहीं रहेगी उस नोट की। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको बताता हूँ, एक लिमिट रखा जाता है कि कितना गोल्ड का रिजर्व आपको अपने पास रखना है, कितना कीजी गोल्ड, समझ रहे हैं ना, उसके एवज में करेंसी छापी जाती है, नहीं तो बॉन्ड पेपर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड पेपर होता है वो कम आता है। पहले जो बांग्लादेश में हमारे सिक्के भेजे जाते थे, वो अपने सिक्के बनाते थे। हो सकता है, मैंने सुना नहीं। बांग्लादेश बेटा जब आजाद हुआ तो उनके पास था ही क्या, हम लोगों ने बहुत मदद की बाद में भी, और फिर बाद में उनको बहुत फायदा मिलता था उन सिक्कों से। मतलब हमारे 5 रुपए के सिक्के वो लेते थे और उससे वो बहुत सारे सिक्के बना लेते थे। बिल्कुल, और उनको ज्यादा फायदा मिलता था, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया। देखिए,
So in 1923, Germany refused to pay, and the French occupied its leading industrial area, Ruhr. मैंने बताया था ना, to claim their coal. Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, the value of the German mark, वो मार्क ही था, करेंसी का नाम, जर्मन करेंसी उस समय जर्मन मार्क के नाम से जानी जाती थी, याद रखिएगा, मार्क, MARK. Fail. In April, the US dollar was equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000. ठीक है, 3,53,000 mark. In August, 46 कितना है यार, 4,62,000, 46,21,000 मार्क्स के बराबर. अभी हम लोग $1 के लिए 70 रुपया देते हैं, और जो भी हो, यूएसए में सैलरी 1 लाख है, तो यहाँ पे आते 70 लाख हो जाएगी. बिल्कुल है ही, इसमें तो है. तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस जमाने में $1 यूरोपियन करेंसी के लिए, माने US डॉलर के लिए 46,21,000 रुपए आपको भर के ले जाने पड़ेंगे. उतना मैंने के लिए चाहिए ना कट्टा आपके पास, बड़े बड़े $1 की वैल्यू है ये. सोच लीजिए, इतना रिसेशन हो गया था वहां पर. सर पहले जब हमारी आजादी थी, जब $1 और $1 बराबर था, पता नहीं, ये तो और ज्यादा क्या, ये भी नहीं पता. तो ये अपने पैसों की कीमत कम क्यों कर रहा है कोई इकोनॉमिक्स का एक फंडा है ये, वही समझा दूं. हाँ सुन, हिटलर की डेथ कौन से ईयर में हुई? याद नहीं आ रहा, 1945 या 46 में हुआ होगा सर ऐसा, लेकिन सुन लो, इनको खुशी मिलती है. सुन, ऐसा कुछ नहीं. इसको बेटा इकोनॉमिक्स में 12th क्लास को पढ़ाया मैंने. डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कहा जाता है, और मूल्यन है ना, या मतलब कि मूल्य वृद्धि. देखो, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा गिरती है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अभी कोई अमेरिका का आदमी अगर $1 देता है तो 74-70 के आसपास जो भी है वैल्यू, उतना रुपए का सामान खरीद सकता है. सुनते जाइए, हमने क्या किया, अपने करेंसी की वैल्यू को और गिरा दिया. ठीक है ना, करेंसी की वैल्यू को और गिरा दिया. भैया हमने 70 की जगह उसको क्या कहते हैं कि 200 रुपए कर दिए या 100 रुपए खरीद दिए. तो जिसके हाथ में US डॉलर है उसको हमारी और ज्यादा चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. सपोज डेट 70 रुपए किलो, मान लीजिए कि हम लोग का बेसन चल रहा है इंडिया में, किसी आदमी के पास $1 था, वो 1 किलो बेसन लेके कर गया. अब हमने क्या कर दिया, 210 रुपए वैल्यू कर दिए कि भाई $1 की वैल्यू होगी 210 रुपए, हमने और अपने गिरा दिया, इसको डिप्रिशिएट कर दिया, डेप्रिशिएशन कर दिया अपने करेंसी का. तो कितना हो गया हम लोग का, उसको अब 3 किलो बेसन मिलेगा. तो आपके इंडिया के बेसन की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, माने और डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. पूरी दुनिया में चाइना सबसे अधिक चीजों को एक्सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि वो अपने करेंसी का डेप्रिसिएशन करता है. करेंसी की वैल्यू गिरना अच्छा है, उससे है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आपको एक्सपोर्ट आपका बढ़ता है, आपकी चीजें दुनिया में सब लोग कहेगा पहले इंडिया की सामान लेंगे, बहुत सस्ती हो जाएगी अगर आप वैल्यू गिरा. ये सरकार के हाथ में. अगर लेकिन वैल्यू बढ़ गई, अब 70 रुपए का है ना, अगर हमारे करेंसी की वैल्यू 70 के बजाय क्या हो जाए, अगर 30 रुपए की हो जाए, तो पता है क्या दिक्कत होगी, हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड घटने लगेगी वर्ल्ड मार्केट में. क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी व्यापार करो, पेमेंट डॉलर में ही होती है. समझ में आया कॉन्सेप्ट. WTO के मेंबर, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एज अ मेंबर आप हो, तो आप कभी भी डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन करेंसी की नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सब कुछ ओपन है, मार्केट खुद डिसाइड करेगी कितना करेंसी का वैल्यू होना चाहिए. ठीक है ना, आप और हम नहीं कर सकते, कोई कंट्री नहीं कर सकती. लेकिन कंट्री मानती कहाँ है, चाइना WTO के इस रूल को मानता ही नहीं, जितनी मन करता उतना डेप्रिसिएशन करता है. ठीक है, अभी आप खोल के देखना, युआन की और उससे डॉलर के साथ बहुत ज्यादा अंतर होगा इंडियन करेंसी से. इसी कारण से चाइना का सामान दुनिया में हर जगह इतना सस्ता मिलता है. मैं आपको समझा रहा हूँ ना, चाइना का आप लीड खरीदते हो, हेडफोन खरीदते हो, तो आपको 200 का मिल जाएगा. मेड इन अमेरिका खरीदो ना, 2-3 हजार का तो नीचे तो सोचना भी मत करो. ठीक है, इसलिए ऐसा है क्योंकि
चाइना, अगर हम तो डॉलर में पेमेंट करेंगे, ठीक है, डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो मान लीजिए कि हमारा 70 रुपए का डॉलर का मैंने एक्सचेंज था, उनका मान लीजिए कि 200 रुपए का, ठीक है, तो उनकी चीजें सस्ती पड़ गई, हम ले ली। ये बस कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। चलिए, एप्रिसिएशन से मतलब कोई फायदा नहीं है, एप्रिसिएशन से कोई फायदा हो ही नहीं सकता, एप्रिसिएशन से कोई फायदा नहीं। तो अमेरिका घाटे में रहता है इस चीज से। बेटा अमेरिका दूसरी तरह से फायदा कमाता है, ठीक है ना। अमेरिका एक्चुअली क्या है ना कि उसकी करेंसी ही है, डॉलर छापेगा कौन, डॉलर तो अमेरिका ही छापेगा, तो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेना तो सबको डॉलर ही है ना, वो भी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे अपने अच्छी बात बोली, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में कोई भी वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको कहीं से एक्सपोर्ट करने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज वो बनाता है। आपको क्या लग रहा है एग्रीकल्चर में, अरे भाई दुनिया में सबसे नंबर 1 पे एग्रीकल्चर में, हर चीज उगाता है, हर चीज बनाता है। वो जमाना गया कि सुअर और गाय का मांस को रोस्ट किया और खा के हॉट बर्गर के अंदर डाल के, वो जमाना गया। हर चीज आपसे ज्यादा टेस्टी और मसालेदार चीजें बनाते हैं वो, उनको कौन सा घर में बनाना है। जितना इंडिया का पूरा क्या कहते हैं छोटा मोटा चीज का जीडीपी का होगा ना, उतना तो वहाँ का फूड इंडस्ट्री है। देखते नहीं फूड फैक्ट्री आती है डिस्कवरी पे, वो बर्गर चॉकलेट कुछ ही बनाते रहते हैं और आदमी बस चरते जाते हैं, चरते जाते हैं। हम लोग की तरह का सात्विक भोजन थोड़ी है उनका, कैसे आचमन किया पानी से, दाल रोटी खाए और फिर रात को फिर दाल रोटी खाए, फिर सो गए। सुबह से शाम तक ठूसना है, पानी की जगह कोको कोला बियर जा रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है, और 5 दिन के बाद फटेगा वो। ऐसा ही होता है, वो रोज रोज बाथरूम भी नहीं जाते, वो 4-5 दिन पे एक बार जाएंगे आराम से। इतना ठूस के रखते हैं, कहाँ जाएगा वो, फूट है भी। यार मैं सच बता रहा हूँ। आप मैं मेरा के लोग सबसे ज्यादा फैटी माने जाते हैं, फैटी यही। अब भाई जो मैंने जिन्हें सांड की तरह डोले बनाने वो अपना जाने, वो अलग करते हैं, नहीं तो आदमी चल रहा है वो ट्रैक्टर में आ जाए, वही बड़ी बात है। ऑटो नहीं चलते बेटे, जिस आदमी के पास अपनी कार नहीं वो गरीब है ना वहाँ पे। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बस ट्रेन चलती है, ऑटो नहीं, टैक्सी। सर ये ऑटो सिर्फ हमारे इंडिया में ही चलता है? नहीं, बहुत जगह चलता है, हमें लोग दुनिया में सबसे गरीब नहीं है, हमसे भी बहुत लोग हैं। गरीब नहीं, ऑटो एक मतलब अलग, मतलब मैंने किसी दूसरे देश की फिल्मों में नहीं देखा नहीं है, चलता है। आप यहाँ पे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सारे चलता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो अमीर देशों में नहीं चलता। अरे नहीं, अमीर देशों में ऑटो ऑटो मैंने क्या बात कर रही है, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं वहाँ। यूरोप तो तू भूल ही जा कि ऑटो और सीएनजी सब कुछ टंटा भी वहां दिखेगा आपको, पेट्रोल चलाते हैं। वो भी अब खत्म हो गया यूरोप में, अधिकतर देशों में है ना, जीरो एमिशन की पॉलिसी को फॉलो करें। देखिए हमारे पास अभी 14 मिनट है, जरा करा लेने दीजिए आपको, और आगे जाके आपको पता है इसी तरह से ये बढ़ता चला गया पूरी दुनिया में। as the value of the mark collapsed, prices of goods soared, SOARED, soared मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ जाना कीमतों का। बच्चे नहीं थे क्या? किसके? हाँ था, बच्चे भी थे इससे। The image of German carrying catalogs of currency notes to buy a loaf of bread, मतलब कि वो रेडी लेकर के दौड़ता हुआ आता था, भाई बाबूजी एक टुकड़ा ब्रेड का दे, इस तरह से एक टुकड़ा ही इतने का जी। This crisis came to be known as, मतलब जो अमीर था वो तो ठीक है, जो गरीब है वो तो भूखमरी सब मरे, अमीर गरीब पूरी था वहां पे। गरीब आदमी थोड़ी ट्रैक्टर से पैसा लेके आएगा, अमीर ही लाइन में लगे हुए थे। हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनी हाई। देखिए हाइपर इन्फ्लेशन याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा महंगाई होगी, ठीक है ना, इतनी ज्यादा महंगाई हुई कि अब मरना ही था। अरे महंगाई भी ऐसा हो ना कि कोई आदमी खरीद भी ले, कुछ था ही नहीं। हिटलर को मारा किसने? खुद से आत्महत्या किया था उसने। जब 180 रुपए तेल है तो अभी सबके बजट में आ जाता है। महंगाई है तो बेटे आमदनी भी तो है ना। आज की डेट में इंडिया में अधिकतर आदमी जिसके हाथ पांव चलते हैं ना, 15-16 हजार कोई भी कमा सकता है, हाथ पांव चलाने वाला। पत्थर तो तोड़ सकता है, जो आदमी लेबर होगा वो तो तोड़ेगा आराम से। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, 15-16 से ज्यादा कमा लेंगे, ठीक है ना, ऐसी भी दिक्कत नहीं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और भी गाँव में, फिर भी गाँव में इतना कोई महंगाई नहीं है, सरकार अनाज फ्री का दे रही है, राशन कार्ड तो है ना, भूखे नहीं मर सकता कोई हमारे देश में, कानून के हिसाब से।
रियलिटी में जो भिखारी होता है वो मरते ही हैं। अरे भिखारी बहुत राज करता है बेटे, वो है ना, वो रीट लगा के ऐसे रहता है, खाता बर्गर ही है। काली माता का मंदिर है ना यहाँ पे, जो पीतमपुरा के साइड में जब जाते हैं तो पुराना एकदम दिव्य पीठ है। जितने भिखारी जैसे लग रहा है ना, सब लोग कूड़ा उसी के पे फेंक के जाते हैं। और भाई कोई बर्गर खा रहा है, ए आंधे, पैसे की चिंता मत कर, हो जाएगा, आंधे, फुचके गोलगप्पे, चल रहा है, गाड़ी चल रहा है उनका, रहने को घर नहीं। और जाके देखोगे ना तो झुग्गी झोपड़ी में अपना एकदम एसी लग रखा है, यहाँ पे अपना ड्यूटी पे जाके जाते हैं रात को वहां पे सोने के लिए। डिस्कवरी लगा, बेयर ग्रिल्स दिखा। हमारे सामने सर ऐसे ही है, झुग्गी झोपड़ी है ना, वहाँ पे है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं उनके। हाँ वो जो झुग्गी झोपड़ी वो अगर जिस दिन मेरे को उनके दांत दिख गए ना, मैं तो मेरे काट के खुद के बेच दूंगा, सामने बहुत पैसे हैं दांत के। देखिए, eventually the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawn Plan. What a concept यार, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। आजो भाई, अंदर बाहर काहे खड़े हो? अच्छा, अंग्रेजी बोला मुझे आता है। देखिए, DAW, डॉज प्लान, डॉज प्लान एक आया, अमेरिका ने सोचा कि जर्मनी तो इस तरह से मर जाएगी, ठीक है ना, उसने एक प्लान लेकर के आया ताकि यहाँ की जनता कम से कम खा सके, कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था लाइन पे आ सके। वो प्लान था, याद रखिएगा, इस प्लान को गलती से भूलने की गलती भी मत करिएगा। ये प्लान था डॉज प्लान, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany. ये धीरे धीरे जितने भी उसके ऊपर कर्ज था, ठीक है ना, उस चीज को खत्म किया गया, इसकी वैल्यू बढ़ाएगी करेंसी की थोड़ी बहुत करके, और इसकी मदद हुई। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन, ये जो मंदी का दौर था, द इयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928, ठीक है, सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 से लेके 28, पता है ना ग्रेट डिप्रेशन का ईयर कौन सा था? बेटे वो गंदा कुर्सी अंदर से ले आना, इतनी कुर्सी अंदर है, ले अंदर से। 1924-28। बताइए ग्रेट डिप्रेशन किस साल आया था? यहाँ देखो, बोलिए। 1924 to 1924 अरे 1923 में आई थी मंदी यार, बता रहा हूँ पहले। ये 1924 28 काहे देख रहे हो तुम? इस समय स्थिति ठीक हो गई इससे। हाँ, एक साल का जो दौर था ना, उस समय है ना, ट्रैक्टर के अंदर भर भर के पैसे जर्मनी में लेके जाते थे ब्रेड खाने के लिए। इसके बाद ब्रेड भी खाना हो गया तो बिल्कुल। सुनिए ना मेरी बात, तो ये जब अमेरिका ने डॉज प्लान लेकर के आए, उससे क्या हुआ कि 1924 और 1928 में से 28 के बीच में स्थितियां अच्छी होने लगी। था क्या? उसे पैसे की मदद थी उनकी। कैसे? वो नहीं बताया रखा। This was built on sand. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loan, largely from the USA. पूरी की पूरी जर्मनी की जितनी भी इंडस्ट्री थी, शॉर्ट टर्म लोन, छोटे समय के लिए लोन लेते थे। यूएसए उनको लोन देता था, लोन ही देता था बेटा, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म का लोन देता था, और उसे धीरे धीरे रिकवर होने लगे। दिस सपोर्ट वाज वाइड withdrawn with the Wall Street Exchange crashed in 1929. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये अमेरिका का शेयर बाजार है, शेयर मार्केट समझते हैं आप लोग? सुना तो होगा ना, बस उतना ही काफी है। तो वहां पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है ना, क्रैश कर गया। वहां पे सब आदमी, बड़े बड़े इंडस्ट्री बिजनेसमैन सब डूब गए, सबका बंटाधार हो गया अमेरिका में। crashed in 1929 fearing a fall in prices. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्यों क्रैश हुआ था भाई? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था आपका यूएसए का, वो शेयर मार्केट क्यों क्रैश हो गया था 1929 में, याद है आपको? हाँ, उनको नहीं पता, मुझे भी याद नहीं। तो ना, अरे तो बाद में देख लेंगे, यहाँ पे आ गया इसी में, बोलने दीजिए। शेयर मार्केट क्या होता है ये भी समझाओ। वो ठीक चीज है।
शेयर मार्केट ही नहीं पता होगा तो डेप्रिसिएशन हमें कैसे समझ आएगा? सुन लो एक बार, हम समझा देगा, हम इंटेलिजेंट होगा। Fearing a fall in prices, people made frantic effort to sell their shares on the single day. खुश रहो बेटा, कुर्सी दो भाई पंडित जी। This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. On one single day, 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. देखिए मैं बता, शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट का क्या है? अभी कोई भी आप कंपनी की बात करो, जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस एक कंपनी, किसी भी कंपनी के 100% शेयर्स होते हैं। शेयर्स मतलब कि उसकी कंपनी की वैल्यू, ठीक है। जिस आदमी के पास सबसे अधिक परसेंट शेयर होता है वो 50 से ऊपर होगा, वो उसका मालिक होगा, ठीक है। उस शेयर की वैल्यू है। हम लोग शेयर मार्केट में जाते हैं। अब कोई कंपनी क्या करती है कि पैसे के लिए, अपने कंपनी को चलाने के लिए जब भी पैसे की जरूरत होती है तो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है कि मैं रिलायंस कंपनी हूं, क्या आप मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हो, मेरे शेयर्स की वैल्यू ये, ठीक है। तो अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थी और जो भी बड़े बड़े कंपनियां थी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हर जगह ग्रोथ था, तो सब लोग जिनके पास पैसा था वर्ल्ड में वो अपना खरीदते रहते थे शेयर्स। लेकिन हुआ क्या 1929 में कि लोगों को वहां पे कीमतें गिरने लगी। कीमतों के गिरने का मतलब है महंगाई कम होने लगी। जब किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में आलू 20 रुपए किलो क्यों है? क्यों? प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। सिंपल सी बात। तो वहां पर क्या हुआ, प्रोडक्शन चीजों के बढ़ जाने के चलते प्राइसेस गिरने लगे। प्राइसेस गिरने के चलते सब लोग सोचे, आपके पास शेयर है, आपने खरीदा है, तो आप उसको तब तक रखते हो, सोचते हो, ठीक है, कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना तो मैं बेचूंगा तो फायदा होगा। मैंने 10,000 रुपए का एक शेयर खरीदा, मुझे पता है कि अगले महीने में इस तरह से अपना वॉच करते रहते हैं सारे अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कि हो सकता है कि एक महीने के बाद ये 10,000 मेरा 30,000 में बदल जाए, इतने शेयर की वैल्यू हो जाए। या हो सकता है और आपको पता चले कि भाई वो तो कंपनी गया, उसका मालिक तो धर लिया गया, जेल गया। कंपनी की क्या कहते हैं, चीजों की प्राइसेस, मान लो कि गेहूं का कोई बहुत बड़ा कंपनी, आपने उसके शेयर खरीदे, गेहूं कितना प्रोडक्शन हो गया है कि एकदम पूरी कुत्ता नहीं पूछ रहा है, गेहूं को इतना सस्ता हो गया है, बोले यार जल्दी से इस शेयर को हटाओ, बेचो, खत्म करो, नहीं तो हम तो घाटे में पड़ जाएंगे, वो 10,000 मिलना भी मुश्किल है। वही काम दाम के गिरने के चलते जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे इस एक्सचेंज मार्केट में, शेयर मार्केट में, सब लोगों ने रातों रात बेचना ही स्टार्ट कर दिया। हमें बिल्कुल, हम ये शेयर पकड़ो, हमको अपना पैसा दो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। जिससे क्या हुआ, अब पूरे के पूरे मार्केट में जिन्होंने वो शेयर मार्केट में लगा करके, बेच करके, अपने शेयर्स दे करके पैसे लिए थे और वो दुनिया में फिर और लोन देते थे, उन्हीं को सारा पैसा उनका चला गया। जिन्होंने शेयर उनके खरीदे थे उनको लौटाना पड़ा। तो अब पूरी दुनिया में ही दिक्कत होगी, हर दुनिया में किसी के पास पैसा ही नहीं है। नमस्कार। बाय सर, कल से बैग लेके आएंगे, 2 घंटे की क्लास होगी। मैथ का आप लोग बताइए किस चैप्टर का टेस्ट देंगे कल? चैप्टर ठीक है, चैप्टर 13 का कल क्लास टेस्ट है, आ जाइएगा आप लोग तैयारी करके। बैठिए, आ जाओ बेटा सारे। दो पार्ट में ले लेते हैं। हाँ 2 पार्ट में ले, उसकी 8 मैं अपने नोट्स बना ली सर।